हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में, जहां पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं येलो बुक का सेकंड एडिशन, जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। तो इस बुक को पढ़ने से पहले हम जरा एक बार गौर कर लेते हैं ये किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको ये जितने भी एग्जाम आपको इस बुक में दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी पुलिस एसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, रेलवे और एसएससी का कोई भी एग्जाम, ये सभी एग्जाम को टारगेट करती है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जिस भी एग्जाम में आपके जीएस का पोर्शन आता है, ये उस सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो जिसके अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास को। तो जल्दी जान लेते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द इति धन हा प्लस आस से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है इस प्रकार, हास मतलब हुआ था, मतलब कि पिछले पिछले टाइम में क्या हुआ था। इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास को जानना जरूरी है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आज्ञैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लेखन तथा लिपि का ज्ञान नहीं था और लिखित प्रमाण भी कोई नहीं है, मतलब इसके बारे में कहीं लिखा भी नहीं है कि हमें पता चले कि यह क्या था। और आज्ञैतिहासिक काल, जिसके लिखित प्रमाण हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। और ऐतिहासिक काल, लिखित प्रमाण भी हैं और पढ़े भी जा चुके हैं, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। आई होप आप इतिहास को सही समझ गए होंगे 3 भागों में: प्रागैतिहासिक काल, आज्ञैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री को। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। कई लोग इन्हें हेरोडोट्स भी कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम हेरोडोटस है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, हिस्टोरी का। अच्छा, इन्हें इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है? इन्हें इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पुरानी महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी किताब में एक क्रम से लगाया, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, देखिए जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, मतलब कि कुछ लिखित में नहीं है कि क्या था, मतलब क्या है, मतलब ऐसे। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अच्छा, मैं आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे पुरापाषाण काल अर्थात पुराना, मध्य मतलब बीच का, नव मतलब नया, मतलब जो नया टाइम, मतलब अभी प्रेजेंट का टाइम। इनसे मैं आपको कई सारी चीजें याद कराता हूँ। आइए। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पुरा मतलब पुराना, मतलब कि देखिए जैसे आज आज के टाइम पे तो हर घर में गैस जलाते हैं, तो मतलब उस टाइम पे तो आग जलाते थे, तो अब ऐसे याद कर सकते हैं कि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, जैसे कि देखिए मानव उस टाइम पे तो गाड़ी चलाता नहीं था, अब मानव गाड़ी चलाता है, तो देखिए पहिए का आविष्कार। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, मतलब नए टाइम में कृषि का आविष्कार, तो मतलब कि उस टाइम पे तो लोग शिकार करते थे, तो अभी के टाइम में कृषि का आविष्कार। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी, जैसे कि आप देखते हैं घर तो अभी लोग बनाते हैं, पहले तो गुफाओं में रहते थे। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पहले लोग शिकार किया करते थे। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, क्योंकि वो लोग पत्थर से ही शिकार किया करते थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पुरापाषाण काल की कुछ साइट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, उनमें से एक ये भीमबेटका है, जिसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। प्रीवियस क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश बेलन घाटी से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश बेलन घाटी से। तो चलिए नेक्स्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। इस लाइन का अर्थ है जो प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, उनका पता आज के टाइम मतलब नवपाषाण काल में लगाया गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबा का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सबसे प्रथम क्या औजार? पहले तो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पत्थर और औजार अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जो कि एक औजार है। तो सबसे पहले औजार में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है, इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं।
मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यानी यब थी। कई लोग जौ तो याद कर लेते हैं लेकिन इसका प्राचीन कालीन नाम वो याद नहीं करते, वो आपको याद करना होगा। यब, यब बोलते हैं, जौ को क्या बोलते हैं? यब। प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण इन्हें भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है। आहत मुद्रा जिन्हें ठप्पा मार कर बनाया जाता था, जिन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता था उन्हें आहत मुद्रा कहते थे। रोमिलिया थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। रोमेलिया थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो चलिए वेद की तरफ चलते हैं। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएं हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएं हैं। ऋचाएं कितनी है? 10,600। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आपको उन 5 शाखा को याद करने की जरूरत नहीं है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का। ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। 1 बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी। 25 नदियों में से एक बार 25 नदियों में से 1 बार गंगा नदी का नाम लिया गया है और 3 बार यमुना नदी का। जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, उनमें से आपको तीसरा, 7वां, 9वां ये मस्ट भी याद करने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में यही रिपीटेड पूछ लिए जाते हैं। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र किसके द्वारा? विश्वामित्र। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा युद्ध परुष्पणी नदी वर्तमान रावी के तट पर लड़ा गया था। परुष्पणी किस प्राचीन नदी का नाम था? रावी नदी का। 7वें मंडल में क्या है? राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। देवता सोम 9वें मंडल। यजुर्वेद यह गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान था। क्या था? कर्मकांड प्रधान। आपको ये जरूर याद करना है कि यह गद्य और पद में कौन सा वेद लिखा गया था, तो वो यजुर्वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया था। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद जैसे नाम से पता चल रहा है, साम वेद, इसमें क्या मिलता है? संगीत की जानकारी मिलती है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। इसे अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लैंगिक जीवन का उल्लेख है। क्या क्या आता है इसके अंदर? जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा तथा लैंगिक जीवन का उल्लेख। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे नया वेद है। अथर्ववेद की पिपलाद एवं शौनक ये 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद में यह बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा एवं समिति कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वेदांग। अच्छा, वेदांग कोई मतलब उपनिषदों को ही वेदांग कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? मतलब समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण,
कल्प, निरुक्त, छंद। अच्छा, एग्जाम में कई बार जो हमारे 4 प्रमुख वेद हैं, उनके ब्रह्मा ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है और ये पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ऋग्वेद का ब्रह्मा ग्रंथ ऐत्रेय तथा कोशित की है, जिसे संखायन भी कहते हैं, कोशित की को संखायन भी कहते हैं। यजुर्वेद शतपथ व तैत्रीय है। सामवेद पंचविश व षड्विश, सामवेद पंचविश या षड्विश, 5 और 6, पांचविश और षड्विश। अथर्ववेद गोपथ। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पुराणों के बारे में। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। किसके द्वारा लिखी गई है पुराण किसके द्वारा रचित हैं? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। कब के हैं? गुप्त काल के आसपास के हैं। किसके द्वारा? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण सातवाहन और वायु पुराण गुप्त से। विष्णु पुराण मौर्य, मत्स्य सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से है। कितना क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ बुक्स हैं जो इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी एंशिएंट हिस्ट्री में, उन्हें आपको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि ये सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। इसे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विष्णुगुप्त व कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसे आप नेक्स्ट जब मौर्य काल पढ़ोगे उसमें और अच्छी तरह समझोगे। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। किसके द्वारा? कल्हण है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कश्मीर के राजाओं के बारे में। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। देखिए मनु स्मृति मनु के द्वारा। कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव। साहित्यिक कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव। साहित्यिक कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रतनजड़ित पायल 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इलंगो आदिल द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? इलंगो आदिल द्वारा। शिल्पाधिकारम रत्नजड़ित पायल। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में और ज़्यादा कंटेंट लाऊं एक बार में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को हम छोटे छोटे पार्ट में भी करा देंगे जैसा आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मतलब कि मैं आपको और ट्रिक से पढ़ाऊँ, या मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसकी पीडीएफ से रिलेटेड इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी कुछ टाइम लगे हमको पीडीएफ प्रोवाइड कराने में। जब तक के लिए आप इस क्लास को ही 2 बार देख लो, आपका ये पूरी बुक जो वीडियो में कराया है वो पूरी रिवाइज हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जिनको चैनल के बारे में नहीं पता है उनको जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे भी हेल्प होगी। आपके सपोर्ट से मैं जल्दी से जल्द वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से। ओके, थैंक यू।